Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome back once again lecture number 2 over the integrals. Okay, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कुछ बेसिक टूल्स जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में यूज़ होते हैं. ठीक है, तो 15 टू 17 आई होप मुझे जहाँ तक रिमेंबर आ रहा है तो इतना हम लोगों ने कवर किया था बेसिक टूल्स. आज हम लोग उसी पे इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं. ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक स्टैंडर्ड हमने उसमें ये बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वेयर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन. ओके, कल ये चीज़ हम लोगों ने देखा था. आज इसी को इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में प्रोसीड करते हैं. ओके, तो थोड़ा सा मैं अगर रिकॉल करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू को हम लोगों ने माइनस वन क्यों लिया था, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर डिनोमिनेटर दैट मीन्स कि उसका हर, जैसे n प्लस या वन यहाँ पे है, अगर मैं माइनस वन पुट कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा. और अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्सेप्ट जीरो, न्यूमिनेटर अगर जीरो नहीं है, कोई भी नंबर है और डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो ये लीड करता है इनफाइनाइट को, जो कि एक नंबर नहीं होता है. तो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे किस तरीके से इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे. तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ, एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ. फाइंड द, ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग गिवन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग गिवन. ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 6 dx. ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा कि जैसे देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा कि x की पावर n, यानी जो कि कोई इंटीजर नंबर हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, तो x की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस वन दैट मीन 6 प्लस वन अपॉन 6 प्लस वन. ओके, होप ये क्लियर होगा. तो x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, x की पावर क्या आ जाएगा 7, ठीक है, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम हमेशा ऐड करते चलेंगे. ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, इसी सिलसिले में अगर मैं सेकंड क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x की पावर माइनस 2/3 dx. ओके, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू चेंज हो गई -2/3, तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे भी हम वैसे ही कर लेंगे. तो क्या लिखेंगे, x की पावर -2/3 प्लस वन अपॉन -2/3 प्लस वन. ओके, प्लस का c, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 वन जा 3, और 3 में से -2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1. दैट मीन्स कि x की पावर 1/3 अपॉन में 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स x की पावर 1/3 प्लस c, ये क्या हो जाएगा आंसर. बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. अगर इसी के तरीके एक तीसरा क्वेश्चन मैं ले लूं कि x की पावर √3 dx. ओके, तो √3 यहाँ पे क्या है n की वैल्यू है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि x की पावर √3 प्लस वन. ओके, अपान में क्या करेंगे √3 प्लस वन प्लस का c, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर. होप ये क्लियर होगा. बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि x की पावर n जो कि एक पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, तो x की पावर n dx लिखा है तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है. अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड अगर मैं सेकंड देखूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं स्प्लिट करके यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे देखिए साइन x का, ठीक है, साइन x का इंटीग्रल डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आप लिख देंगे क्या हो जाएगा cos x प्लस c. ओके, थर्ड की अगर हम बात करें e⁻x dx. ठीक है, कल ही मैंने लिखवाया था ये स्पेशल टाइप का फंक्शन, आई होप मुझे रिमेंबर आ रहा है 15 नंबर पे था. ठीक है, तो क्या आ जाएगा e⁻x प्लस c. ओके, अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की e⁻x, ठीक है, e⁻x dx, तो क्या हो जाता था इसका इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन log a, अपॉन क्या हो जाता था log a प्लस का क्या लिखेंगे c. होप क्लियर होगा. अब इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर a एक नंबर है, ठीक है, मैं अगर ऐसा कर दूं कि 5 to the power x dx, जहां पे a ग्रेटर देन क्या होगा 0, a ग्रेटर देन क्या होगा 0. ठीक है, a ग्रेटर देन 1 होगा, a ग्रेटर देन क्या होगा 1. ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे log 1 अगर आया जाएगा तो 0 आ जाएगी वैल्यू, और 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड. दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लेने की ज़रूरत है
जो कि 0 ना आए तो 1 से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, तो 5 की पावर x dx, तो क्या लिखेंगे a टू द पावर x, दैट मीन्स कि 5 टू द पावर x अपॉन में log ऑफ a, दैट मीन्स 5 प्लस c। ओके, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ओवर द a टू द पावर x इंटीग्रल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या करेंगे डायरेक्ट, अगर आपको याद हो कि tan इनवर्स x, किसका, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, किससे आया, फार्मूले के स्टैंडर्ड से आया। ओके, तो ये छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन है, आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है, जिसपे सवाल आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं क्वेश्चंस के सिलसिले में थोड़ा सा बढ़ूं x की पावर n वाले में, ठीक है, तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसी पे एक सवाल मैं ऐसा ले रहा हूं, ठीक है, जैसे अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x टू द पावर 2/3 dx। ओके, तो हमें इस फॉर्मेट में कोई भी इंटीग्रेशन रिमेंबर नहीं है, लेकिन आप इसको देखिए x की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, इसको उसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं कि x की पावर -2/3 dx। ओके, यानी कि डिनोमिनेटर में जो चीज है उसको जब हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, या न्यूमिनेटर की चीज जब भी डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऊपर गया ये, दैट मीन्स कि न्यूमिनेटर में लेके गए तो इसके साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि 2/3 किस में कन्वर्ट हो गया, -2/3। ओके, होप क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, -2/3, n की वैल्यू कितना आ गई, -2/3। तो हम क्या करेंगे, x की पावर -2/3 प्लस 1 अपान -2/3 प्लस 1, दैट मीन्स कि 3 बन जा 3, और 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, दैट मीन्स कि x की पावर 1/3, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1/3। अब यहाँ पे 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू एक्स 1/3 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, इसी पे एक स्टैंडर्ड हमने ये भी लिखवाया था, अगर आपको याद हो, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ छुपा रखा है 1, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 1 को हम कंसीडर कर ही सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखता कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0, तो भी तो इसकी वैल्यू 1 ही आती, क्योंकि एनी नंबर एक्सेप्ट 0 पावर 0 कितना आता है, 1 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसमें x की पावर n वाले फार्मूले को लगाने का प्रयास करूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, सो दैट यहाँ पे अगर मैं देखूं n की वैल्यू हियर n इक्वल टू क्या है, 0, n इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स कि यहाँ से x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, दैट मीन्स कि x प्लस सी, सो दैट वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा, x प्लस सी। ओके, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट रूप हैं, तो ये मेरे को क्या करना रहेगा, रिमेंबर करना रहेगा। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं। तो याद करने के टर्म में अगर हम बात करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dx और x टू द पावर dx, वो क्या हो जाएगा, x प्लस सी। होप क्लियर होगा। ओके, बिल्कुल आसान है। दीज आर द इंटरप्रिटेशन ओवर द गिवन टूल्स। ओके, जो भी टूल्स कल हम लोगों ने अभी तक देखा था, उसी का ये इंटरप्रिटेशन है, कैसे क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, होप क्लियर होगा। तो थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक नए हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हेडिंग कुछ ऐसा है नहीं, बस कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, हर व्यक्ति की होती हैं। ठीक है, तो ये मैथ है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं, दी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड integration are inverse
ऑफ ईच अदर। ओके, ये कोई नई लाइन नहीं है, हमने जैसे ही स्टार्ट किया था उस समय भी बता दिया था। दैट मीन्स कि दैट इज फ्रॉम हियर वी कैन से दैट। ओके, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, ओके, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, वो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स। इसीलिए ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, इसीलिए एक दूसरे क्या है, इनवर्स हैं। यानी कि तभी हम ये कह पाते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन करने पे रिजल्ट आता है, जो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन करने पे वो फंक्शन मुझे ऑब्टेन हो जाता है। इसीलिए ये इसका क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव। दैट मीन्स एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी एक्स। तो जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ओके, वहां पे क्लियर होगा, बहुत ही क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं देखूं, इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि एफ एक्स एक फंक्शन है, ओके देखिएगा, एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव। दैट मीन्स कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स क्या मिलेगा मुझे, जी एक्स। तो जी एक्स का हम क्या निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव जस्ट टर्मिनोलॉजी, उसका हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, वो फंक्शन मुझे ऑब्टेन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये रिजल्ट मिला है, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा, हमें एफ एक्स मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे दो शब्द हमें याद आता है। जैसे अगर मैं रिकॉल करूं, तो जैसे मैंने कहा था कि एक तरफ हमने कॉलम बनाया था डेरिवेटिव्स, एक तरफ हमने कॉलम क्या बनाया था, डेरिवेटिव्स, दूसरी तरफ हमने कॉलम बनाया था पहले क्लास में एंटी डेरिवेटिव्स। क्या बनाया था, एंटी डेरिवेटिव्स। इसी का अगला नाम हम लोगों ने दे दिया था इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्या नाम दे दिया था, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, समझिएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां से देखूं डी अपॉन डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, डी अपॉन डी एक्स अगर मैं लिखूं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका रिजल्ट क्या आता है, कॉस एक्स। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है, कॉस एक्स। दैट मीन्स फ्रॉम हियर अगर मैं ये करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। जो ये फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये रिजल्ट मिला है, वो मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट को हम ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिखता, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट हमने ले लिया c1, एक कांस्टेंट हमने ले लिया c1, तब भी इसका डिफरेंशिएशन क्या आता। मैं अगर इसको स्प्लिट करके लिखूं डिफरेंशिएशन रूल से, तो मैं ये कह सकता हूं कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट। तो इसको मैं सॉल्व करता तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का रिजल्ट क्या आता, कॉस एक्स, प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। अल्टीमेटली ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, कॉस एक्स। अल्टीमेटली ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, कॉस एक्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कोई भी अलग अलग कांस्टेंट ले सकते हैं। अलग अलग कांस्टेंट अगर हम ले सकते हैं तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट यानी कि इंटीग्रेशन का आंसर भी, ये जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, ये भी अलग अलग हो सकता है। यानी कि हम डिफरेंट फंक्शंस का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें जो रिजल्ट में से मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करने पर, अब देखिएगा इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अगर मैं यहां पे लिखता, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाता, साइन एक्स प्लस c1 रिजल्ट आता। दैट मीन्स कि किसी भी फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उससे जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसका जब हम एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो उसके साथ जो कांस्टेंट आता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे c1 आ गया, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आ गया, c1 आ गया। अब ये c2 भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैन बी डिफर। ओके, होप क्लियर होगा। ओके फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है कि इफ वी टेक टू डिफरेंट फंक्शंस लाइक दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स
दो फंक्शंस हमें दिए गए हैं, इनको इंटीग्रेट करना है। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशंस में प्लस और माइनस के फंक्शंस को हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, अलग 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 इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, सो दैट फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ओके, जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम अलग अलग फंक्शन को स्प्लिट कर लेंगे। हाँ, ये याद रहे, ये बहुत डेंजर होता है, ठीक है, ये बहुत डेंजर होता है। लोगों में ये विश्वास आ जाता है कि जिस तरीके से ये सही है उसी तरीके से एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे सामने आ जाता है कि एफ एक्स डी एक्स, ओके, एफ एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ओके, तो ये बहुत डेंजर है, इसको मैं बड़ा सा बना दे रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ये ट्रू नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये हम अभी पढ़ाएंगे आगे इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, तो उसमें करके दिखाएंगे कि कैसे इंटीग्रल बाय पार्ट से हम मल्टीप्लिकेशन के रूल को कराते हैं, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे करते हैं। ओके, तो ये वाला रूल सही है, ये रूल सही है, यानी कि प्लस और माइनस के केस में इसकी प्रॉपर्टी ये होल्ड करती है, जबकि इनटू के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ओके, होप क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है, एक और बेसिक फंक्शन है, ठीक है, एक नोट करके और लिखेंगे। जैसे अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ओके, कोई कांस्टेंट फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शंस में, उसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कांस्टेंट फंक्शंस को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं एज इट इज, और जो फंक्शन बच जाता है उस फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। होप क्लियर होगा, ये बिल्कुल आसान है, ये वैसा ही है जैसे डिफरेंशिएशन प्रोसेस में है। ओके, होप क्लियर होगा। इन जनरल अगर मैं लिखूं, ठीक है, इन जनरल अगर मैं लिखूं, इन जनरल अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल वी कैन से दैट अगर हमारे पास ढेर सारे फंक्शंस हैं, अगर हमारे पास ढेर सारे फंक्शन हैं, दैट मीन्स कि k1 f1x dx प्लस k2 f2x d2, ठीक है, f2x dx, ठीक है, या इसी को ऐसे मैं लिखूं, थोड़ा सा और अच्छे से इसको मैं करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैं, k1 f1x प्लस k2 f2x, ओके, प्लस k3 f3x, ठीक है, एंड सो ऑन kn fn x, और इस पूरे फंक्शंस को एक साथ मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कुछ नहीं, जो ऊपर रूल हमने लगाया है, अच्छा ये प्लस के लिए ही नहीं, ये माइनस के लिए भी वैलिड होगा। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस के लिए भी वैलिड होगा। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन को, दैट मीन्स कि k1 को बाहर निकाला, ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर निकाला, f1x dx, ओके, प्लस माइनस k2 को बाहर निकाला, ठीक है, k2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, ठीक है, f2x dx, ओके, इसी तरीके से प्लस माइनस k3 को बाहर निकाला, f3x dx, ओके, एंड सो ऑन। सिमिलरली वी कैन से दैट kn, ठीक है, प्लस माइनस kn इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx। ओके, होप क्लियर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन जनरल जितने भी फंक्शंस हैं उसको हम क्या करेंगे, बाहर इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये ज़्यादा थोड़ा सा कट गया है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, ये डेंजर है, ये खतरनाक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नॉट वैलिड। ओके, नॉट वैलिड, काटना थोड़ा सा अशोभनीय लग रहा है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा बना दे रहा हूँ कि, ठीक है, ये डेंजर है। ओके, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसे याद रहेगा कि ये वाला रिलेशनशिप होल्ड नहीं होता है, ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं होता है। ओके, क्लियर है। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग होल्ड नहीं कराएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, किस तरीके के टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक शब्द यूज होता है एंटी डेरिवेटिव। ओके, एक शब्द यूज होता है एंटी डेरिवेटिव, तो नोट करके मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूं कि जब भी हमसे पूछे एंटी डेरिवेटिव, ओके, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ हमसे ये पूछता है कि इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल बता दीजिए। क्या बता दीजिए? इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके,
होप क्लियर होगा। ये बिल्कुल आसान है, एक शब्द है, जैसे बोर्ड वगैरह में कई बार ये पूछ लेता है कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल बता दीजिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमें क्या करना है, दिमाग में ये रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंटी डेरिवेटिव शब्द जब भी पूछेगा किसी फंक्शंस के रेफरेंस में, हमें सिर्फ उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसी के थ्रू हम लोग चलेंगे। ओके, तो राइट डाउन ए क्वेश्चन, ठीक है, राइट डाउन ए क्वेश्चन कि फाइंड दी एन एंटी डेरिवेटिव for each of the following given ओके, तो मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं, उसका मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, हम पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि एंटी डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे पूछा है cos 2x का, ओके, cos 2x का हमें क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव चाहिए। अच्छा, अभी मैंने बताया कि एंटी डेरिवेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, समझिएगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन सोचिएगा, जैसे कोई फंक्शन होता है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, उसका रिजल्ट क्या आ गया, जी एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट करके, मैं एज ए स्टैंडर्ड इसको समझा रहा हूं। ठीक है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, जी एक्स। एक रिजल्ट आ गया हमारे सामने, जी एक्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, जी एक्स का हम क्या ले रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स। इसका मतलब यह है कि जिस भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मुझे निकालना होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस भी फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव मुझे निकालना होता है, इसका मतलब तो उसका इंटीग्रेशन करना रहता है। लेकिन ये जानने से पहले मैं ये समझ लूं कि अगर मुझे जिसका भी इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि एंटी डेरिवेटिव ऑब्टेन करना रहता है, इसका मतलब है कि हम वो फंक्शन ऑब्टेन कर लें जिसका डेरिवेटिव निकालने पे वो फंक्शन आता है, समझिएगा। क्योंकि जब भी हम gx का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, fx आता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर कि अगर मुझे वो फंक्शन मिल जाए, थोड़ा सा उल्टे सेंस में समझिएगा, फिर मैं एकदम आसान कर दूंगा इसको, कि हम जिसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट मीन्स कि जिसका भी इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे ये चीज पता चल जाए वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये gx आया है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि जब भी इसका हम इंटीग्रेशन निकालने चलेंगे, हमें वो फंक्शन मिल जाए जिसका डेरिवेटिव निकालने पे ये रिजल्ट आता है, दैट मीन्स कि इसका एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब भी निकालेंगे तो वो फंक्शन मुझे मिल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यही हमारा रिजल्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे gx का जब हम इंटीग्रेशन निकालने चले, तो अगर मुझे ये पता है कि fx का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला था d अपॉन dx, तो उसी से मुझे gx मिला था, इसका मतलब gx का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, fx। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं we look for a function, ओके, ध्यान दीजिएगा, we look for a function whose derivative is cos 2x। ध्यान दीजिएगा, हमें वो फंक्शन अगर मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर d अपॉन dx कोई fx है, d अपॉन dx कोई fx है, उसका रिजल्ट हमारे पास cos 2x है, इसी का तो इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, जैसे इसका इंटीग्रेशन मैं निकालता cos 2x। ओके, इनडायरेक्ट हमसे यही पूछा जा रहा है, अभी मैं सवाल को कन्वर्ट कर दूंगा पूरी तरीके से। अगर हमारे पास ये fx मिल जाए तो हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव निकालने पे, जिसका डिफरेंशिएशन निकालने पे cos 2x आता है, या डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट पता चल जाए कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अगर मैं गेस करूं, ठीक है, अगर मैं गेस करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं गेस करूं, गेस करने पे अगर मैं ऐसा लिखूं d अपॉन dx sin 2x, d अपॉन dx sin 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग निकालें, इसके डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x का क्या होता है, cos 2x, क्या हो जाएगा, cos 2x, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि d अपॉन dx sin 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2 cos 2x। ओके, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos 2x। दैट मीन्स कि cos 2x को होल्ड कर ले उधर ही, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ d अपॉन dx sin 2x, d अपॉन dx sin 2x,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x। यानी कि अब देखिएगा, यानी कि cos 2x को लिखने के लिए cos 2x जो ऑब्टेन होता है वो होता है हाफ इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन 2x, हाफ डी अपॉन डी एक्स साइन 2x। दैट मीन्स कि इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि cos 2x ऑब्टेन होता है डी अपॉन डी एक्स हाफ ऑफ साइन 2x, हाफ ऑफ साइन 2x। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखूं कि d अपॉन डी एक्स हाफ ऑफ साइन 2x, हाफ ऑफ साइन 2x, इसका रिजल्ट क्या आता है cos 2x। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x कुछ और नहीं, जिसका डेरिवेटिव निकालने पे ये आया है, जिसका डेरिवेटिव निकालने पे ये आया है वही रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि हाफ ऑफ साइन 2x प्लस क्या यूज करेंगे, c यूज कर लेंगे, प्लस क्या यूज कर लेंगे, c यूज कर लेंगे। ओके, होप क्लियर होगा। इनडायरेक्ट वे में अगर मैं देखूं तो अभी मैं एक स्टैंडर्ड की बात करूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर वो चीज बता दूंगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इनडायरेक्ट वे में देखूं, अगर नोट करके देखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अगर हमें निकालना आ जाए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगा कि किस तरीके से x को रिप्लेस कर देते हैं एक लीनियर एक्सप्रेशन से, तो किस तरीके से इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हिडन रहेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब मुझे सिर्फ यहाँ समझ लेना है कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि sin 2x/2। हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा कि किस तरीके से कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो कैसे निकालेंगे। ओके, होप क्लियर होगा। यहाँ पे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था सिर्फ ये कि कोई भी फंक्शन अगर दिया है उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। दैट मीन्स कि वी नीड टू डू समथिंग, कि वो कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव निकालने पे ये चीज आ जाता है, तो वो मुझे ढूंढना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो के तौर पे इसको समझाने का प्रयास किया, अदरवाइज अभी मैं आगे लेके चलूंगा तो वहां पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन को निकालना सिखाऊंगा। ओके, क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ओके, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। अब सोचिएगा, ये सवाल बिल्कुल आसान है, ये चाह क्या रहा है, इसका मतलब ये है, पहले समझिएगा, इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये क्या रहा है कि हमें वो फंक्शन बता दीजिए, वो fx बता दीजिए जिसका डेरिवेटिव निकालने पे क्या आता है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। समझिएगा, वो फंक्शन बता दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्टेन क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव कुछ और नहीं होता है, इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि ये बता दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो अभी के लिए इस भाषा से अगर मैं देखूं, ये जो थ्योरी हमने लिखा है इसके हिसाब से देखूं तो क्या आएगा fx। दैट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड आउट द fx। वो कौन सा fx है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ जाता है, उसी का एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स इंटीग्रल, वो रिजल्ट होगा। तो बाय गेस अगर मैं देखूं, अगर मैं गेस करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अभी मैं गेस कर रहा हूं, अगर फंक्शन बड़ा हो जाएगा तो गेस नहीं कर सकते, ठीक है, गेस नहीं कर सकते, तो वहां पे मुझे इंटीग्रेशन ही निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं गेस करूं तो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, एक्स की पावर एन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको डिफरेंशिएट करें तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3, ओके, प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। होप क्लियर होगा। अब समझिएगा, यानी कि हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, ध्यान दीजिएगा, हमने डेरिवेटिव निकाला कि d अपॉन डी एक्स बाई गेस। अभी छोटा सवाल है, मैं गेस कर पा रहा हूं, अदरवाइज ये टर्मिनोलॉजी यूज करके एंटी डेरिवेटिव में डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालूंगा। ओके, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, इसका जैसे डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx, ओके, ये क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस x की पावर 4, क्योंकि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालते हैं, जो रिजल्ट आता है उसका एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स उसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का c, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, ये तो हमने एक अप्रोच
फाइंड आउट किया कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, अब थोड़ा सा इसको मैं करता हूं सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। नोट करके यहां से लिखेंगे कि अगर हमसे जब भी पूछे, जैसा कि मैं पहले भी बता दिया कि हमें किसी भी क्वेश्चन में जब भी पूछेगा फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो वहां पे मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन काउंट करना है। दैट मीन्स कि अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर हमसे ये पूछा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव बताइए, किसका, 3x² + 4x³, दैट मीन्स कि इसका मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है 3x² + 4x³ dx। अब हमें वो रूल याद करना है कि कोई भी दो फंक्शन है उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन कर देते हैं, +4 x³ इंटीग्रेशन ऑफ x³। ओके, तो अब देखिए x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये रूल लगेगा, x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1। ओके, तो इस रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x⁴3/3 + 4x⁴4/4, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x³ + x⁴ प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं इस रिजल्ट पे जब पहुंचा तो यहाँ पे पहुंचना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इनवर्स प्रोसेस में सोचना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए हम बेसिक टूल्स को पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं अगर लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x³ dx, इसका भी रिजल्ट वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन करना आसान है, जबकि इनवर्स प्रोसेस पे सोचना वो क्या है, डिफिकल्ट है। ओके, होप क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है। ओके, अब देखिए, अब यहां से भाषा थोड़ा चेंज होता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि 12th के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो काम तो वही है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन जस्ट टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ कि हमें चाहिए कि एंटी डेरिवेटिव, तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्वेश्चन निकालने का तरीका सेम रहता है, बस एक भाषा की वजह से बच्चों में कंफ्यूजन बना रहता है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम आगे चल के एंटी डेरिवेटिव का पीछा भी छोड़ देंगे, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव कहते ही ये समझ में आना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब ये भाषा यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं यूज होगा कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। एंटी डेरिवेटिव जस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो फाइंड द इंटीग्रेशन, ओके, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शंस। ओके, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, धीरे धीरे अपने सिलेबस को, दायरे को बढ़ाएंगे। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चंस में ले रहा हूं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन में ले रहा हूं। ओके, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1/x² dx। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सोचिए, इस तरह का इंटीग्रेशन करना मुझे नहीं आता है। हमें आता क्या है, हमें ये आता है कि x⁴n का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, x⁴n+1/n+1। ओके, अच्छा, कभी भी जो भी लड़ाई होती है हम हमेशा उस तरफ भागते हैं जिधर हमारे हथियार रखे हैं, क्योंकि बिना हथियार के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसे ही इंटीग्रल्स में जो पहली क्लास में हमने लिया था बेसिक टूल्स यानी कि 1 to 17, आई होप याद होगा, ठीक है, वो हमारा बेसिक टूल है और वही इंटीग्रेशन हमें आता है। तो हम अपने किसी भी क्वेश्चंस को, मैं बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है, 1 by 1 एक से एक पैटर्न कराऊंगा, तो हम अपने क्वेश्चंस को कभी भी उसी पैटर्न में तोड़ने का प्रयास करते हैं जिधर हमारा टूल है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, जनरली जो भी डिनोमिनेटर में चीज दी होती है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ मुझे दिखेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x² x³ / x² ऐसा कर सकते हैं। और
अगला मैं क्या ये कर सकता हूँ कि 1/x², ठीक है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1/x², क्या बचेगा dx। ओके, अब मैं रूल फिर से लगाऊंगा कि कोई भी दो फंक्शन है आपस में अगर प्लस माइनस है तो उनको इंडिविजुअल भी हम ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। ओके, फिर से यहाँ पे देखिए मामला पलट गया, हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करेंगे, x dx लिखा इसको और इसको क्या लिख दिया, x की पावर माइनस 2x dx। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू को अगर हम लोग देखेंगे 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, n की वैल्यू 1 है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट c1 यूज कर लिया, मैंने एक इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, उसका रिजल्ट क्या आ गया c1। ओके, माइनस अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस एक दूसरा कांस्टेंट हमने c2 यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, c2 यूज कर लिया। ओके, देखिएगा x की पावर 2/2, स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस का क्या हो जाएगा c2। ओके, होप क्लियर होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x²/2 ओके प्लस का c1 माइनस 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 ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 1 अपान क्या हो जाएगा x की पावर 1 है तो नीचे आएगा तो x की पावर पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का c2। अच्छा, दो कांस्टेंट है, अगर मैं इनको मिला के लिखूं, ठीक है, ये इन दोनों कांस्टेंट को अगर मिला के एक मैं तीसरा कांस्टेंट लिख दूं तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, x²/2 प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा आंसर वेयर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूं वेयर c इक्वल टू c1 माइनस c2। ओके, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास फिक्स नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ओके, होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक आख सवाल और करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस के दायरे को हम बढ़ाते हैं और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को अप्रोच करेंगे। ओके, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 1 dx। ओके, प्लस 1 dx। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर लगा है, स्प्लिट कर लिए फंक्शंस को, x की पावर n है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c2। ओके, होप क्लियर होगा। अब देखिएगा x की पावर 3 1 जा 3, 5 बाई क्या हो जाएगा 3, 5 बाई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 प्लस का c1 प्लस x प्लस c2। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3/5 x की पावर 5/3 प्लस का x, ठीक है, प्लस का x प्लस का c1 प्लस c2। ओके, तो अब देखिएगा इस c1 प्लस c2 को हम फिर से ऐड करके एक नया कांस्टेंट दे देंगे, एक नया कांस्टेंट हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। ओके, अब सोचिएगा, अब धीरे धीरे हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, कैसे क्या कर रहे हैं, हम जो दो कांस्टेंट लिखते हैं c1 प्लस c2 इक्वल टू c, अब हम ऐसा करेंगे, कभी भी इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे, चाहे उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे, ओके, चाहे जितने भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे, हम ये अब कभी नहीं दिखाएंगे कि उसमें c1 प्लस c2 को हम c लिखेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, उसको प्लस या माइनस करके हम एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं, उस रिजल्ट पे पहुंचने के बाद एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर में ही हम एक कांस्टेंट यूज कर लें। ओके, क्लियर है। ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2e टू द पावर x माइनस 1/x dx। ओके, ठीक है, अब देखिए ये भी अलग अलग फंक्शंस है, ये भी क्या है, अलग अलग फंक्शंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx प्लस माइनस, ठीक है, ये क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, तो क्या करेंगे, x की पावर n का रूल यहाँ पे लगाएंगे, तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे 3/2 प्लस का 1, ठीक है,
प्लस अब यहाँ पे सी में नहीं लगाऊंगा, फाइनल आंसर में धीरे धीरे हम स्टेप्स को बढ़ा रहे हैं, फाइनल आंसर में केवल एक सी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स को क्या लिखते हैं, लॉग 1 अपान एक्स को क्या लिखते हैं, 1 अपान एक्स को लॉग मॉड एक्स। ओके, मॉड एक्स। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 5, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2। नीचे भी क्या आ जाएगा, 5/2 प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स। ओके, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स, प्लस का क्या लिखेंगे, सी, प्लस का क्या लिखेंगे, सी। एक फाइनल कंक्लूजन में हम कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स। ओके, प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग बस ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन को निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को अलग कर लेंगे, साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, प्लस कॉस एक्स का क्या आता है, साइन एक्स। ठीक है, प्लस का क्या यूज कर लेंगे, सी। दैट मीन्स फाइनली वी कैन से दैट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इस तरह का कोई स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब मुझे कुछ दिखने लगेगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या करेंगे, डी एक्स। अच्छा, इसमें प्लस ऑपरेटर लगा है तो दोनों को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। दैट मीन्स की इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स की कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉट एक्स। क्या आता है, माइनस कॉट एक्स, प्लस कोसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस, क्या आता है, माइनस ऑफ। ठीक है, क्या आता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स, माइनस ऑफ कोसेक एक्स, प्लस क्या यूज कर लेंगे, सी। और अच्छे से लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी करता हूं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। जैसा भी ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को सेट कर लेंगे। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी घबराने जैसा इसमें नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, अभी कोई पैटर्न तो हमने शुरू ही नहीं किया है, जस्ट टर्मिनोलॉजी, जो भी बेसिक टूल हमने पढ़ा था उसी को इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी अभी डिफिकल्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और डिफिकल्ट लगेगा भी नहीं, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, बेसिक सवाल है सारे। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह का कोई भी फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि जिसको डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर सकें। तो कभी भी जब भी न्यूमिनेटर में कोई प्लस या माइनस ऑपरेटर हो और डिनोमिनेटर में कोई एक फंक्शन हो, कोई एक फंक्शन हो या कोई एक वैल्यू हो, ठीक है, या कोई एक नंबर हो, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, डी एक्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, अभी भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, टेक्नोमेटिक फंक्शंस है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। दैट मीन्स की 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको लिखूं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं dx। तो देखिए अभी थोड़ा सा कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। दैट मीन्स फ्रॉम हियर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक एक्स, 1 अपॉन क्या होता है, सेक एक्स dx। हम हमेशा अपने क्वेश्चंस को अपने टूल की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा टूल्स जो हमने 1 to 17 स्टैंडर्ड्स को लिखवाया है, 1 to 17 रूल्स को लिखवाया है,
उसी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रूल है, उसमें मुझे कुछ भी खोजबीन या डिस्कवरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बने बनाए रूल्स हैं जिसको रखने पे इंटीग्रेशन हमें ऑब्टेन हो जाता है। ओके, ओके फाइन। तो अभी थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या आता है, tan x। क्या आता है, tan x आता है, माइनस tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sec x। क्या आता है, sec x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, एक ही दिन पूरा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, लोड भी पड़ता है दिमाग पे, तो छोटा छोटा वीडियो के फॉर्मेट में डेली अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और जल्दी ये पूरा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी इसको पूरा कवर कर लेंगे। ओके, होप क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जैसे ही आप चैनल पे विजिट करेंगे, ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आप खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन के पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है हमने। तो यहाँ से वीडियो 1 अपलोड हो गया है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, रात का समय है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो आप यहाँ से वीडियोस को फेच कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 रहेगा। और जैसे वीडियो नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, अभी लेटेस्ट में हमने अपलोड किया है जो सेकंड वीडियो, दैट मीन्स की हेलो एवरीवन वेरी गुड पार्ट है। इसका डिस्क्रिप्शन जब भी आप चेक करेंगे, ठीक है, जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो डाउनलोड लेक्चर नंबर 1 लिखा है, और इस पे जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी रनिंग क्लास का ई नोट्स होता है, ठीक है, जो भी रनिंग क्लास का ई नोट्स होता है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटराइज नोट्स भी अभी हम प्रोवाइड करेंगे थोड़े समय के बाद, थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, उसको भी मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जैसे ही काम कंप्लीट होगा उसको भी मैं प्रोवाइड करूँगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ से देखिए जो भी क्लास चलती है रनिंग क्लास, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रॉपर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन को जब भी आप चेक करेंगे, जितने भी वीडियोज़ होते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ पड़ी रहती है। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड लेक्चर नंबर 1, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे अभी सेकंड वीडियो को जैसे ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं अपलोड करूँगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक करेंगे, जो भी वीडियोज़ होंगे तो वहाँ से आप ई नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। होप क्लियर होगा। ठीक है, और रही बात क्लास की, तो क्लास डेली चलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी अच्छा होगा। अब क्वेश्चंस का दायरा आप पाएंगे अगले क्लास से थोड़ा सा इनहेंस फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, थोड़ा सा बढ़ा हुआ फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे थे कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं। अब इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे तो उसमें कुछ नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा, और कुछ अलग टाइप के पैटर्न को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का दायरा भी अब बढ़ेगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।